हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन को अच्छी करने की कोशिश कर रहे होंगे। आज का हमारा सेशन होने वाला है संविधान की प्रस्तावना। संविधान की प्रस्तावना में हम आज देखेंगे, बहुत ही खूबसूरत सेशन होने वाला है संविधान की प्रस्तावना। और संविधान की प्रस्तावना में आज हम चर्चा करेंगे संविधान के मूल आदर्श को जो प्रस्तावना में समाहित किया गया है उसके बारे में चर्चा करेंगे। संविधान का स्वरूप कैसा हो वो प्रस्तावना से ही हमें देखने को मिल जाता है, और संविधान का उद्देश्य क्या है वो भी हमारे संविधान की प्रस्तावना से देखने को मिल जाता है। और संविधान में जो संशोधन किया गया 42वां संशोधन के तहत 1967 में संविधान की प्रस्तावना में जो मूल शब्द जोड़े गए उसको भी चर्चा करेंगे, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। और जो उद्देश्य थी उसको ही स्वीकार कर लिया प्रस्तावना के रूप में, तो उसको भी हम इसी में देखेंगे। और क्या कहते हैं कि जो प्रस्तावना की भाषा है, प्रस्तावना कहाँ से जो विचार है, किस संविधान से विचार है कि हमें भी अपने संविधान में प्रस्तावना को रखना चाहिए, उन सारी चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं। और संविधान में जो शब्द यूज किए गए हैं उनका क्या मतलब होता है, उन सारी चीज़ों को देखने की कोशिश करेंगे। आप अगर संविधान पढ़ेंगे तो संविधान की प्रस्तावना पढ़ेंगे तो संविधान की प्रस्तावना से आपको पता चल जाएगा, अगर पूरे शब्द का अर्थ आपको मालूम है तो पता चल जाएगा कि इस संविधान में अंदर क्या रखा हुआ है। तो चलिए अपना एक खूबसूरत जो संविधान है उसकी प्रस्तावना को पढ़ते हैं और उसकी प्रस्तावना को जानने की कोशिश करते हैं। तो चलिए अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले बताना चाहते हैं, यदि आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके तुरंत सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि जब भी हम अपना यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करें तो आपके पास एक नोटिफिकेशन पहुंचे और आप हमारे द्वारा जो भी वीडियो अपलोड किया जाए उसको सबसे पहले देख सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो प्रस्तावना देखो, आज का हमारा जो सेशन होने वाला है प्रस्तावना का जो मूल प्रस्तावना से तात्पर्य क्या है कि जो हमारे भारतीय संविधान के जो मूल आदर्श हैं उसको प्रस्तावना के माध्यम से संविधान में समाहित किया गया है। इसका और जो शब्द हैं उनको भी जो प्रयोग किया गया है उसको ही हम देखने की कोशिश करते हैं। देखो यहाँ पे क्या कहा गया है, प्रस्तावना से तात्पर्य है भारतीय संविधान के जो मूल आदर्श हैं उन्हें प्रस्तावना के माध्यम से संविधान में समाहित किया गया। इन आदर्शों को प्रस्तावना में उल्लेखित शब्दों के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। मतलब वही हमने बताया जो प्रस्तावना का तात्पर्य क्या है, हमारे जो संविधान के मूल आदर्श हैं उन आदर्शों को शब्द के रूप में जो समाहित किया गया है प्रस्तावना में उसको हम देखेंगे। तो चलिए देखने की कोशिश करते हैं प्रस्तावना को कैसे लाया गया। प्रस्तावना को 13 दिसंबर 1946 को एक उद्देश्य का प्रस्तुत की जाती है। किन के द्वारा? उद्देश्य का क्या मतलब कि संविधान हमारा कैसा होना चाहिए, तो वही उद्देश्य प्रस्तुत किया जाता है, उसी को उद्देश्य का कहते हैं। तो वो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किया गया 13 दिसंबर 1946 को। और उसी उद्देश्य को ही बाद में प्रस्तावना के रूप में स्वीकार कर लिया गया। इसलिए संविधान की प्रस्तावना के रूप में भी लोग जाना जाता है। तो आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। इसके बाद हम जानने की कोशिश करते हैं। अगर प्रस्तावना से कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा, हम आपके कमेंट का रिप्लाई देंगे। तो यहाँ पे और चलते हैं, जो संविधान में प्रस्तावना कहाँ से ली गई। तो संविधान में जो प्रस्तावना का विचार आया कि हम अपने संविधान में प्रस्तावना को भी रखा जाए, तो ये आया विचार कहाँ से? अमेरिका के संविधान से ये विचार आता है कि हम भी अपने संविधान में प्रस्तावना को जोड़ें। तो उसके बाद जो संविधान की प्रस्तावना है उसकी भाषा को कहाँ से लिया गया? उसकी भाषा को ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया। उसके बाद आगे चलते हैं, चर्चा करने की कोशिश करते हैं आगे प्रस्तावना क्या है और उसकी प्रस्तावना का उद्देश्य क्या है, वो सारी चीज़ों को देखते हैं। प्रस्तावना का स्वरूप, प्रस्तावना से ही हमें संविधान का जो स्वरूप है उसको पता चलता है। तो इसमें हम जानेंगे कौन से शब्द आपके प्रस्तावना के स्वरूप को बताते हैं और कहाँ से कहाँ तक आपका जो संविधान का उद्देश्य है, संविधान बनाने का उद्देश्य है, वो बताता है। तो चलिए संविधान की प्रस्तावना को पढ़ते हैं। संविधान को प्रस्तावना पढ़ते हैं तो देखो क्या कहा गया, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को, देखो हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ये क्या होता है? ये दिखाता है कि हमारा क्या है, संविधान का क्या स्वरूप है, इसके बारे में बताता है। किसका? ये संपूर्ण प्रभुत्व मतलब कि भारत एक ऐसा जो संपन्न है, जो पूरी तरीके से स्वतंत्र है, वो अपने किसी भी निर्णय को, चाहे आंतरिक हो चाहे बाहरी हो, उसको लेने के मतलब वो अब उस पर किसी का प्रभाव नहीं है, किसी का दबाव नहीं है। और संपन्न समाजवादी, समाज मतलब कि सभी के साथ सामाजिक व्यवहार का और पंथ निरपेक्ष, धर्म निरपेक्ष मतलब कि किसी के मतलब जो और राज्य होंगे उसका कोई धर्म नहीं होगा, जनता ही उसका क्या है, धर्म है। मतलब
अब जानते हो कि किसी कहीं मतलब अपने भारत देश में विविध प्रकार की जातियाँ पाई जाती हैं, तो यहाँ कोई धर्म जाति धर्म के लोग बहुत से हैं, लेकिन कोई जाति धर्म नहीं होगा, और वो सिर्फ जनता ही उनका क्या एक मूल धर्म होगा। लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ये सारी चीज़ें जो हैं हम आगे नीचे डिस्कस करने वाले हैं। तो ये हमारा जो ये इतना चीज़ें हैं, ये चीज़ें क्या हैं, ये सारी चीज़ें कि हमारे संविधान का कैसा स्वरूप होना चाहिए, वो चीज़ें है, मतलब हमारे संविधान का कैसा स्वरूप है उसको प्रस्तुत करता है। और यहाँ से देखो, सामाजिक और आर्थिक राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए, देखो यहाँ तक, अब देखो सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय से लेकर के यहाँ तक का ये क्या बताता है, हमारी क्या उद्देश्य हुए, हमारे क्या उद्देश्य हैं इस संविधान में रखने का, वो चीज़ें बताता है। क्या उद्देश्य है हमारे संविधान में, अंदर क्या कहा गया है, उन सारी चीज़ों को बताता है। तो ऐसे ही उद्देश्य थे उसको जो प्रस्तुत किया गया था, तो यही वो ढांचा है जो ये इसको दिखाता है कि हमारे संविधान में क्या उद्देश्य है, हमारे क्या हैं, सामाजिक आर्थिक रूप से न्याय, राजनीतिक रूप से हर व्यक्ति को न्याय मिलना चाहिए, विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म की उपासना, हर एक व्यक्ति अपने विचार को कहने, अभिव्यक्ति की आज़ादी, विश्वास की और धर्म की स्वतंत्रता, कोई भी धर्म हो उसकी स्वतंत्रता उसे मिलनी चाहिए। ये सारी चीज़ें ये हमारा उद्देश्य है संविधान का तैयार करने का, ये सारे और अंदर रखा भी गया है संविधान का अपना उद्देश्य क्या है, ये भी चीज़ें अपने संविधान में समाहित की गई। इसीलिए मैं कहने कहा उसी उद्देशिका को ही इसके प्रस्तावना के रूप में स्वीकार कर लिया गया। और यहाँ देखो, प्रतिष्ठा अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए, उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए, ये हमारा क्या है उद्देश्य है। ये उद्देश्य है क्या, यही उद्देश्य क्या है अपने संविधान में समाहित किया गया है। और ये तो नीचे जो है कि हम दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को मितमार शीर्ष शुल्क सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। ये तो हो गया कि कब ये तैयार हुआ उसके बारे में बताता है। लेकिन हमने कहा कि इसकी संविधान पढ़ने से की जो प्रस्तावना है उसी को पढ़ने से ही आपको ये पता लग जाता है कि हमारे संविधान में अंदर क्या कहा गया है। हमने ऊपर बताया कि ये जो चीज़ें हैं ये आपके संविधान के स्वरूप को बताता है, और यहाँ से लेकर के जो है यहाँ से और ये सब क्या होते हैं, संविधान के क्या उद्देश्य हैं, वो सारी चीज़ों को बताता है। आगे चलते हैं। देखो, प्रारंभिक शब्द जो हैं, प्रारंभिक शब्द जो हम भारत के कहा गया ना, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, देखो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, तो यहाँ संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न इसका मतलब क्या है, भारत अपने आंतरिक और बाहरी निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। यानी भारत एक पर ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण नहीं है। जो डोमिनियन का मतलब यही होता है, ब्रिटिश सरकार जहाँ पहले नियंत्रण थी अब भी उसका डोमिनियन होगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो डोमिनियन जो हमने नहीं यहाँ नहीं लिखा, बहुत ही सरल भाषा में करने की कोशिश की। इसका मतलब ये हुआ कि भारत अपने आंतरिक और बाहरी निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है, यानी भारत पर ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण नहीं रहा। मतलब चाहे और इसके पास ये भी अधिकार है। अब अच्छा, जम्मू कश्मीर वाला जो मुद्दा देख लो, वहीं पे इसने अपना निर्णय लेकर के ही बता दिया कि हाँ, हम अपने संविधान की प्रस्तावना जो हमारा है उसको हम उसके अकॉर्डिंग हम ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। कि मतलब कि ये है कि हम किसी भी अपने राज्य का आंतरिक और बाहरी मामला है तो हम अपनी ज़मीन को छोड़ सकते हैं, वहाँ अपना दावा छोड़ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो संपूर्ण संप्रभुत्व संपन्न के बारे में बताता है हमारा प्रस्तावना। उसके बाद हम चलते हैं समाजवादी, जो हमारा प्रयोग किया गया है, समाजवादी शब्द का प्रयोग अपने सब प्रस्तावना में, उसके बाद चर्चा करें। इसमें कहा गया संविधान वास्तव में समाजवादी समानता की बात करता है। इसका मतलब है भारत में रह रहे हर नागरिक को महसूस हो कि वह एक समान है। भारत में लोकतांत्रिक समाजवाद को अपनाया है और वह महात्मा गांधी के और नेहरू के विचारों को प्रेरित करता है। मतलब इसमें हर एक व्यक्ति अपने को समान महसूस करें, ऐसा इसलिए समाजवादी शब्द को भी जोड़ा गया है और इसका ऐसा स्वरूप होना चाहिए। और ये कब जोड़ा गया, 42वां संविधान संशोधन 1967 को इसको जोड़ा गया। उसके बाद हम आगे चलते हैं। पंथ निरपेक्ष शब्द ये भी 42वें संविधान संशोधन के तहत 1967 को जोड़ा गया। पंथ निरपेक्ष का तात्पर्य ये होता है कि कोई भी राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा, जो भी धर्म होगा राज्य का वो भारत की जनता होगी। ये पंथ निरपेक्ष का मतलब यही हुआ, मतलब जिसमें सरकार किसी भी धर्म को रोक टोक नहीं करेगी। तो ये चीज़ें पंथ निरपेक्ष जोड़ने का मतलब था। लोकतंत्रात्मक का मतलब क्या होगा, लोकतंत्रात्मक का अर्थ ये है कि ऐसी व्यवस्था जो जनता द्वारा जनता के शासन के लिए जानी जाती है वो लोकतंत्रात्मक होती है। और गणराज्य मतलब जो ऐसा
सिस्टम बनाया जाए कि जो हमारा ऐसा सिस्टम है कि यहाँ वंशानुगत जो चलता है ना, और राजशाही जो जिसको कहते हैं, वो जैसे राजा का बेटा राजा ही होगा, वो चीज़ें नहीं रहेंगी। वो चीज़ें ना बने, अर्थात जनता के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जो लोग चुने जाएं वही राज्य करेंगे, वही मतलब सत्ता में रहेंगे, ऐसा अपना स्वरूप तैयार किया जाए। ऐसा अपना स्वरूप है अपने संविधान का। तो ये चीज़ें हो गई। उसके बाद आगे चलते हैं। आखिरी जो शब्दों का मतलब जो है, जैसे न्याय, जो न्याय मतलब सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्तर पर सभी को न्याय मिलेगा और न्याय में सबको समानता दिखेगी। इसमें धर्म, जाति, संप्रदाय के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। मतलब ऐसा नहीं है कि जाति, धर्म और आर्थिक के अनुसार उसके साथ न्याय किया जाएगा। हर भारत का हर व्यक्ति के साथ एक समान न्याय किया जाएगा। तो इसलिए ये इनका उद्देश्य था ये ऐसा तैयार करने का। तो अब देखो यहाँ स्वतंत्रता का क्या मतलब है। स्वतंत्रता का अर्थ है कि भारत के नागरिक को खुद का विश्वास करने के लिए स्वतंत्रता दी जाए, ताकि उनके माध्यम से देश का विकास हो सके। ये स्वतंत्रता शब्द रखने का मतलब यही था कि वो मतलब स्वतंत्रता का मतलब यही कि उन्हें पूरी स्वतंत्रता दी जाए, ताकि उनके माध्यम से जो देश का पूरा विकास होने वाला है वो अच्छी तरीके से हो। समता मतलब समता, यहाँ देखो नीचे समता है। समता यहाँ समाज से जुड़ी ही है, जिसमें आर्थिक और सामाजिक स्तर पर समानता की बात की गई है। समता का मतलब आर्थिक हो चाहे सामाजिक, सबको समान अवसर मिलेगा। और उसके बाद व्यक्ति की गरिमा का मतलब क्या है। इसके तहत भारत जनता में गरिमा की बात की जाती है, जिसमें भारतीय जनता को गरिमा, यहाँ गरिमा रहेगा, गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है। व्यक्ति को अपने राष्ट्र के प्रति गरिमा, ना एकता, राष्ट्र के प्रति एकता और अखंडता सुनिश्चित करे, और व्यक्ति की गरिमा मतलब उसको अपने खुद जो भारतीय जनता को गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार दिया जाए, ये हमारा उद्देश्य है। हमारे संविधान में ये उद्देश्य रखा गया। तो ये व्यक्ति की गरिमा हो गया। उसके बाद राष्ट्र की एकता और अखंडता। राष्ट्र की एकता, अखंडता से मतलब क्या है। भारत विविधता में एकता वाला देश है। मतलब भारत में विविध जाति, धर्म, संप्रदाय और क्या कहते हैं कि मतलब कि विविध जलवायु पाई जाती है। जैसे जम्मू कश्मीर अलग है, राजस्थान की तरफ जलवायु देखो अलग तरीके से पाई जाती है। तो इसमें विविध जलवायु भी पाई जाती है। तो ये भारत विविधता में एकता वाला है, फिर भी हम एक हैं। तो जो भारत की विशेषता है, यही भारत की विशेषता है, जिसे बनाए रखने के लिए प्रस्तावना में ये शब्द जोड़ा गया, इस शब्द को रखा गया है। और इसके क्या है, बंधुता का मतलब इससे तात्पर्य यह है सभी भारतीय नागरिकों में आपसी जुड़ाव की भावना को पैदा होना। इन सभी बातों को प्रस्तावना के माध्यम से संविधान की उद्देशिका में रखा गया था, उसी उद्देशिका को प्रस्तावना के रूप में स्वीकार किया। ये बंधुता शब्द का मतलब यही होगा कि सबके प्रति एक जुड़ाव सा, एक बंधुत्व की भावना जुड़ी रहे। और यही हमारे संविधान का जो उद्देश्य है, वो जो आज पूरा करता है। और सभी धर्म, जाति, धर्म के लोगों को ये स्वतंत्रता देता है। वो अपने जाति धर्म को आगे बढ़ा सकते हैं, वो अपने जाति धर्म के बारे में बात कर सकते हैं, उसमें सरकार कोई भी रोक टोक नहीं करेगी। इसका मतलब मतलब कि विविध जाति धर्म के लोग यहाँ पे हैं, वो उनको पूरी आज़ादी है कि वो अपने माध्यम से इस देश का विकास करें। तो यही प्रस्तावना में जो प्रस्तावना का उद्देश्य था, ये उद्देश्य था। और प्रस्तावना को जो क्या कहते हैं कि स्वरूप है, उसको भी हमने देख लिया। जो स्वरूप के रूप में जो शब्द यूज किए हैं, उसको भी हमने देख लिया। प्रस्तावना में जो उद्देश्य था, प्रस्तावना का क्या उद्देश्य था, संविधान का क्या उद्देश्य है, उसको प्रस्तावना में ही समाहित किया गया है, उसको भी हमने देख लिया। जो शब्दों को समाहित किया गया उनको भी हमने देख लिया। तो अगर हम फिर से देखने की कोशिश करें, तो वैसे हम ऊपर से हम देख लेते हैं, बहुत ही स्पीड में देखने की कोशिश करें। पहली बात यहाँ से हम देख भी लेते हैं ये क्वेश्चन कहाँ कहाँ से बन सकते हैं। आपको क्वेश्चन देखो, यहाँ पहली बात यही तो अपनी प्रस्तावना है। यही देखो, यहाँ से क्वेश्चन आपको एक चीज़, पहली बात तो क्वेश्चन ये चीज़ बनेगा, जो 13 दिसंबर को क्या हुआ था। 13 दिसंबर 1946 को जो उद्देशिका प्रस्तुत की गई थी, ये किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी। ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ये उद्देशिका प्रस्तुत की गई थी। और इसी उद्देशिका को प्रस्तावना के रूप में स्वीकार किया। और प्रस्तावना को कहाँ से लिया गया, जो अमेरिका के संविधान से लिया गया, ये भी क्वेश्चन पूछेगा। और क्या, जो प्रस्तावना की भाषा है वो कहाँ से ली गई, वो कहाँ से ऑस्ट्रेलिया से ली गई, वो उसको भी पूछेगा। और उसके बाद क्या पूछ सकता है कि जो भारतीय संविधान का स्वरूप है, जैसे जो संपूर्ण, संप्रभुत्व, संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य, इन जितने शब्द यूज किए गए हैं, इनका अर्थ पूछ सकता है। ये जो जितने अर्थ स्वरूप के रूप में स्वरूप के रूप में जितने शब्द प्रयोग किए गए हैं, इनका अर्थ पूछ सकता है। उसके बाद जो 42वां संविधान संशोधन होता है 1967 को, इसमें कौन कौन से शब्द जोड़े गए, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, एकता और अखंडता शब्द जोड़ा गया। इसको भी आपका जो संविधान का प्रस्तावना में जो संशोधन किया गया, उसके
भी पूछ सकता है। और अगर हम बात करें जो 368 के तहत ही संविधान में संशोधन किया जाता है, आर्टिकल 368 के तहत संविधान में संशोधन किया जाता है, और यहाँ से जो इनका भी क्या उद्देश्य है, इसको भी उद्देश्य पूछ सकता है, ठीक। और उसके बाद जो अपना जो स्वीकार किया गया 26 नवंबर 1949 को, इसको भी पूछ सकता है अपने पूछ सकता है नहीं, पूछता है। यहीं से क्वेश्चन ही, इतने ही जगह से क्वेश्चन उठता है। हमने बता दिया कि जो प्रस्तावना है वो कहाँ कितने, यहाँ से कितने क्वेश्चन उठ सकते हैं। देखो ये यहाँ एक क्वेश्चन यहाँ से जो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देशिका प्रस्तुत की गई थी यहाँ से, और उसके बाद 42वां संविधान संशोधन से उठता है, और ये तो संशोधन संविधान में किस आर्टिकल के तहत किया जाता है यहाँ से, और यहाँ से कि ये इन शब्द का अर्थ क्या है, यहाँ से क्वेश्चन उठता है। तो चलिए गाइज, आज के हम अपने इस प्रस्तावना को देख लिए। प्रस्तावना में अगर कोई भी आपको डाउट होता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हम आपके कमेंट को अगले सेशन में देखने की कोशिश जरूर करेंगे। तो चलिए गाइज, इसकी वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।